हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल डेवलपमेंट चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं, हम ईपीएफओ के लिए 7 टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो कर रहे हैं, जिसमें से 4 हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड है और हम इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ की थ्योरी कर रहे हैं, जिसका हमारा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक, जैसे इससे पहले हम 20-21 पेज कर चुके हैं, जिसमें आप लेक्चर 1 में देख लेना हमने क्या क्या कवर किया है। आज से हम इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन और ग्रीवेंस प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। कुछ कुछ पढ़ेंगे, कुछ छोटा छोड़ना होगा तो छोड़ भी देंगे ना। जैसे इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन होता क्या है? एंश्योर्स ऑर्डर, हार्मनी एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, और इससे क्या होता है? डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन ये बना के रखता है इज ऑर्डरली कंडक्ट बाय एम्प्लॉयज इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड और एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ठीक है, और क्या है? इट रिप्रेजेंट द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉयज फॉर्म एंड फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल पीस। शांति के लिए सिंपल सी बात है। मान लो एक बार के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा लेट आ रहा है ना। तो लेट आएगा तो जितना उसकी लेट की टेंडेंसी बढ़ेगी उतनी ही प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, पर अब क्या है, मैटर क्यों करती है? देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी आती है, सेफ्टी आती है, मोरल, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल पीस। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अपने से भी देख लोगे तो वही सेम बात है, और ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, देखो ये लिखा है, ए वर्कर्स लेट राइवल रिपीटेडली डिसरप्ट्स द प्रोडक्शन एंड डिसिप्लिन पॉलिसी एंश्योर्स यूनिफॉर्म प्रोडक्ट पंचुअलिटी। समझिए आप बात, तो इसी हिसाब से आगे रखना है। उसके बाद क्या है कि जो मीनिंग है ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन क्या है? मीन्स एम्प्लॉयज वॉलंटरी कंप्लाइंस विद द रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है? एक आगे है रिचर्ड डी कैलहोन की। ये आपसे पूछी जा सकती है कि भाई डिसिप्लिन की डेफिनेशन है, किसने दी है ये? और कोई ये डेफिनेशन लिख दी, मान लो डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयज कंडक्ट देमसेल्व्स इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द एक्सेप्टेबल बिहेवियर। जो एक्सेप्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, उनको एम्प्लॉयज़ को, है ना, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज कंडक्ट देमसेल्फ, एम्प्लॉयज़ खुद को इसी हिसाब से चलते हैं जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं। रिचर्ड डी कैलहोन का फॉर्म की डेफिनेशन है। ठीक है, एसेंस क्या है? ओबीडियंस आती है, ऑर्डरलीनेस आती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और सेल्फ कंट्रोल आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपको ज़्यादा नहीं है, कभी डेफिनेशन में पूछ लेता है। अभी तक इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी आई भी नहीं है, आएगी आगे देखेंगे। उसके बाद क्या है? नेचर ऑफ डिसिप्लिन। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है कि आपने जो डिसिप्लिन है वो मोटिवेशन और ट्रेनिंग से इम्पार्ट किया है। मान लो आपने उनको ये दिया है कि जो जोन टाइम से आएगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा या इंसेंटिव लेंगे। एक होता है कि आपने उनको पनिशमेंट दी, कंपल्सन करी और फिर डर दिखाया फॉर रूल वायलेशन, वो होता है नेगेटिव डिसिप्लिन, है ना। तो दोनों तरीकों में फ़र्क पड़ना कि डिसिप्लिन भी दो तरीके से इंश्योर किया जा सकता है, आगे लिखा भी है। जैसे इसमें देखो आप, ये मोटिवेशन और ट्रेनिंग से जो है वो पॉजिटिव डिसिप्लिन है, और फियर कंपल्सन ऑन पेनल्टी से उसको नेगेटिव डिसिप्लिन बोलते हैं। एग्जांपल पॉजिटिव का क्या है? टाटा स्टील यूजेज काउंसलिंग एंड एडवाइस बिफोर इशूइंग एनी पेनल्टी नोटिस। ये इसी को टेबल की फॉर्म में लिखा है। इनडिसिप्लिन मीन्स नॉन, ये उल्टा हो जाएगा। कॉमन कॉज क्या है ये आप देख लेना। इनडिसिप्लिन के एब्सेंस ऑफ क्लियर रूल्स, जहाँ कहीं रूल्स ही नहीं है, अनजस्ट सुपरवाइजरी बिहेवियर है, वीक लीडरशिप है, ये सब इतना नहीं है। जैसे सडन स्ट्राइक ड्यू टू वेज डिस्पैरिटी और डिनाइल ऑफ प्रमोशन ऑफन अराइजेज फ्रॉम द अनएड्रेस्ड इनडिसिप्लिन, है ना। तो आप देख सकते हो इसमें मिसकंडक्ट क्या है? मिसकंडक्ट को बोलते हैं वायलेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल और ऑफ कंडक्ट्स एंड बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। अब स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था, आप अगर इसमें इसको अच्छे से देखना चाहते हो कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर ये हमने जो अपने कोड किए थे ना, 4 कोड किए थे 2 लेक्चर में, उनको देखिए दोस्तों। मैं बता रहा हूँ उनसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं, और इसकी मैंने ईपीएफओ की दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें ईपीएफओ से रिलेटेड जितने भी लेक्चर होंगे मैं उसमें डालता रहूँगा। तो एक बार उसको ज़रूर देखना आप, है ना। एक बार उसको देखोगे ना तो आपको मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, और आपके 4 से 5 क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। ठीक है, एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 कॉमन मिसकंडक्ट क्या है? एब्सेंस एंड पंचुअलिटी, बिहेवियरल, प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड एंड सेफ्टी रिलेटेड। अब देखते हैं इसमें क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा है। स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं जो फर्म के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना वो लिखी होती है उसमें।
कि कितने बजे आना है, क्या टाइम पे आना है, कितना काम करना है, आज का असाइनमेंट कितना आया है कंपनी में, ये सब स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। इनको भी हम करेंगे अभी आगे। इसमें जितने भी एक्ट्स आएंगे ना, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट आएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आएगा, उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट आएगा, ये सब हम अलग से लेबर लॉ के एक्ट्स में करेंगे दोस्तों। उसकी चिंता करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ये क्या होता है, बोरिंग होता है ये चीज़ें, क्योंकि आपने पहले कभी पढ़ी नहीं होती हैं और ये सब क्लियर नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन कम बनती है, बट आपको करनी है दोस्तों। यू डोंट हैव एनी चॉइस, है ना। बिकॉज देखो, कई लोग तो बोलते हैं कि समझने की चीज़ें ही समझी जाती, रट्टा नहीं मारा जाता। मैं सिंपल उल्टा बोलता हूँ कि आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। बिना रट्टे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा दोस्तों। यू कैन नॉट गो विदाउट क्रैमिंग मल्टीपल थिंग्स। मतलब आपको तो ये लगा लो, जैसे अब ये कितने आदमी कितने में हैं, क्रैच फैसिलिटी कब होगी, है ना, कैंटीन की सुविधा कब होनी चाहिए, और कितने वर्कर्स होंगे, जिसके बाद जिसको आपको ले ऑफ अगर रिट्रेंचमेंट करना है, या फिर ले ऑफ रिट्रेंचमेंट या क्लोजर करना है, तो कितने एम्प्लॉयज़ अगर आपके पास हैं, तो जिसकी परमिशन सरकार से लेनी है, जिसकी रिटर्न में लेनी है, कितने का नोटिस देना है डेज का, ये सब हमने कोड में किया हुआ है। जो हमने 4 कोड किए थे ना, लेबर लॉ के कोड, वो देखना, उसमें सब लिखा हुआ है। और यही क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस बनेंगे, आप लिख के ले लो, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी। उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ मिसकंडक्ट में क्या है, माइनर है, मेजर है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माइनर में क्या क्या है, नॉट सीरियस। मेजर में क्या क्या है, सीरियस वायलेशन। सीरियस वायलेशन में क्या, थेफ्ट है, असोल्ट है, फ्रॉड है। माइनर में क्या है, लेट अटेंडेंस है, नेग्लिजेंस है। तो इस तरीके का है। उसके बाद है हैंडलिंग ऑफ इनडिसिप्लिन। अप्रोचेज हैं, जैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, फिर इशू ए शो कॉज नोटिस करो, फिर सस्पेंशन कर दो इफ सीरियस है, डोमेस्टिक इंक्वायरी करो, और डिसीजन एंड पनिशमेंट फाइनली दे दो, है ना। ये इस तरीके का है। जैसे एग्जांपल भी क्या है, वर्कर्स एक्यूज हुआ थेट का, उसको सस्पेंडेड पेंडिंग इंक्वायरी, चार्जशीट इशूड, इंक्वायरी कंडक्टेड, डिसीजन कम्युनिकेटिंग एंड राइटिंग, है ना। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा अलार्म बग गया। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस है, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। इन सब का लिखा होता है। जैसे क्या, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या होता है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, एम्प्लॉयज मस्ट गेट फेयर हियरिंग। ऐसा नहीं है कि आपने इनडिसिप्लिन लिया और एम्प्लॉय को सुना ही नहीं, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, इम्पार्शियलिटी मतलब इंक्वायरी ऑफिसर वो होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इनके आप अपने में वर्ड ही इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे टाइमलीनेस क्या होता है, कि भाई टाइम से ही एक्शन होना चाहिए और टाइम से ही डिसीजन आना चाहिए, नहीं कि पेंडिंग नहीं होना चाहिए। इम्पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, डिसीजन शुड टारगेट बिहेवियर नॉट द पर्सन। बिहेवियर में गलती गलती है तो उसमें दिक्कत नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक आदमी के बारे में ही एक नेगेटिव इमेज बन जाए, और उसने कुछ काम नेगेटिव किया ना हो, समझ रहे हो, तो आपके जो आपका जो प्रिंसिपल जो वर्क करना चाहिए, वो इस बात पे करना चाहिए कि क्या उसने सच में कोई गड़बड़ की है ना। उसके काम की दिक्कत होनी चाहिए, ना कि उसकी शक्ल की दिक्कत होनी चाहिए, उससे देखते ही आपका मतलब प्रॉब्लम है वो नहीं होना चाहिए। स्टेप्स इन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, एज पर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर एंड मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या है, ये देख लीजिएगा। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इशू ऑफ चार्जशीट, फिर सस्पेंशन इफ नीडेड, फिर डोमेस्टिक इंक्वायरी, फिर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, और फिर फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन एंड डिसीजन एंड कम्युनिकेशन एंड अपील इफ परमिटेड। तो ये 8 स्टेप है, ये आपको याद रखना है, स्टैंडिंग ऑर्डर में मेंशन होते हैं। ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के। ठीक है, उसके बाद है, और ये तो हमने देख लिया, विलफुल डैमेज का ये सब देख सकते हो, 5 डेज सस्पेंशन, ये एक एग्जांपल है। फॉर्म ऑफ पनिशमेंट क्या है, ओरल और वार्निंग हो सकती है, फिर रिटर्न में वार्निंग हो सकती है, फिर फाइन एंड डिडक्शन हो सकता है। जो फर्स्ट टाइम माइनर ऑफेंस होते हैं ना, उनके लिए ओरल में दी जाती है। फिर रिटर्न वार्निंग और रिकॉर्ड में उसमें उसकी पर्सनल बुक में लगाया जाएगा। फिर सस्पेंशन है, डिमोशन है, डिसमिसल है, डिस्चार्ज है, ये सब वर्ड में ही अपने आप में बताते हैं। जैसे डिमोशन में क्या होगा, उसकी ग्रेड घटा दो। डिसमिसल में क्या होगा, टर्मिनेशन फॉर ग्रेव मिसकंडक्ट। डिस्चार्ज में क्या है, विदाउट स्टिग्मा, मतलब नॉट डिसिप्लिन नहीं होता और ना उसके ऊपर कुछ उसके कैरियर पे आँच आती है, बस उसको हटा दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो जो डिसमिसल होता है पुनिटिव होता है, और डिस्चार्ज होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अब पसंद नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन को, तो मुझे बोल देंगे कि आप डिस्चार्ज हो गए, हाथ से आप मत आना, है ना। तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव। एक फिर मैंने कुछ क्राइम कर दिया उधर और फिर हटाया जा रहा है, उसको बोलते हैं डिसमिसल। ठीक है, दोनों याद रखना। डिसमिसल है एक पुनिटिव प्रोसेस है, और डिस्चार्ज है एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, कोड ऑफ डिसिप्लिन 1958, 50th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ये
15 1957 में हुई थी दोस्तों, क्योंकि 16 जो हम पढ़ेंगे वो हुई थी 1958 में। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, तो जो 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वॉलेंट्री इंडस्ट्रियल पीस के लिए कोड ऑफ डिसिप्लिन ने अडोप्ट किए थे। ऑब्जेक्टिव तो देखो, आप अगर मैं बता रहा हूँ इनको छोड़ भी दोगे ना आप, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है कि इसमें होता क्या है, होता ही कुछ नहीं है इनमें, कि वॉलेंट्री कंप्लाइंस हो जाएगा, एम्प्लॉय दोनों खुश रहेंगे, अनफेयर प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये सब याद रखना। फॉर एम्प्लॉयर क्या है इसमें, फॉर वर्कर्स एंड यूनियन क्या है, नो गो स्लो, घिराव नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, कलेक्टिव एग्रीमेंट पे रहना है, अवॉइड स्ट्राइक्स विदाउट नोटिस, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। जैसे इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली हो चुका है ये PSU लाइक ONGC सेल टू एंश्योर डिस्प्यूट फ्री एनवायरनमेंट, है ना। उसके बाद ग्रीवियंस हैंडलिंग। ए ग्रीवियंस इज इज एनी डिससेटिस्फैक्शन और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस फेल्ट बाय एम्प्लॉय कंसर्निंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, है ना। जो भी कोई एम्प्लॉय है उसको फीलिंग ऑफ इनजस्टिस आती है तो उसको बोलते हैं हम ग्रीवेंस, है ना। इट मे बी रिलेटेड टू द वेजेज से रिलेटेड हो सकती है, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो सकती है, उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, प्रमोशंस से रिलेटेड उसको हो सकती है, बिहेवियर ऑफ सुपरवाइजर से उसको हो सकती है। तो ये सब याद रखना आप। इंपॉर्टेंस वगैरह मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जो MCQ टाइप है, उसमें इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो इस तरीके की इफेक्ट होते हैं ना। इग्नोर्ड कंप्लेंट, अगर यही सब्जेक्टिव होता तो ये आपको ये सब याद करना पड़ता, क्योंकि लिखने में काम आता है फिर ये, है ना। इग्नोर्ड कंप्लेंट ऑन ओवर टाइम पे लेड टू स्ट्राइक इन टेक्सटाइल यूनिट, देखो एग्जांपल है। हाईलाइटेड नीड फॉर अर्ली ग्रीवेंस रिड्रेसल, है ना। अगर अर्ली ग्रीवेंस रिड्रेसल हो जाता है ना तो कुछ दिक्कत नहीं आती, उसमें फिर स्ट्राइक वगैरह इन सब चीज़ों से बच जाते हो। डिस्कवरी ग्रीवेंसेस, क्या ग्रीवेंसेस ऑफन रिमेन अनस्पोकन, मैनेजमेंट मस्ट डिटेक्ट देम अर्ली। मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन करो, ग्रीप बॉक्स डालो, ओपिनियन सर्वे कराओ, एग्जिट इंटरव्यू कराओ, ओपन डोर पॉलिसी, ये सब उनके तरीके हैं। ये इनकी तो नाम से ही पता है कि जैसे ग्रीप बॉक्स है कि एक एनोनिमस कंप्लेंट बॉक्स डाल दो, ऑब्जर्वेशन खुद एक सुपरवाइजर लगा दो, ओपिनियन क्या है क्वेश्चनर्स बांट दो। तो ये सब आपको नाम से ही क्लियर है ना। मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर है वो कहाँ आया था, 16th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जो मैं बता रहा था 1958 में, क्योंकि 15 1957 में थी। ठीक है, इस तरीके का याद रखना। उसके बाद जो ये प्रोसीजर स्टेप है ये आप बेशक छोड़ सकते हो। तो जैसे स्टेप 1 में क्या है, एम्प्लॉय इमीडिएट सुपरवाइजर, सेकंड है सेक्शन हेड, ग्रीवेंस कमेटी, मैनेजर एंड पर्सनल ऑफिसर, फिफ्थ स्टेप में अपील टू एम्प्लॉयर और टॉप मैनेजमेंट। ये दिन टाइम लिखा हुआ है, विद इन 48 आवर्स में सुपरवाइजरी, विद इन 33 डेज में हेड डिपार्टमेंट, विद इन 7 डेज में ग्रीवेंस कमेटी, विद इन 3 डेज में मैनेजर और पर्सनल ऑफिस, विद इन 1 वीक में अपील टू मैनेजमेंट, है ना। तो छोड़ दो। रिकमेंडेशन देख लो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर की, जिसके बेस पे वो जो लेबर कोड है ना वो भी सी की रिकमेंडेशन पे बने हैं। कितने थे, शायद 44 थे, उनको 4 में कर दिया था, ऐसा कुछ हुआ था ना। ठीक है, इनको भी आप छोड़ सकते हो। इसमें से रिलेटेड की ग्रीवेंस प्रोसीजर में क्या है, इंश्योर टाइमली, ये आप कर लोगे एग्जाम में, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। हालांकि ये PDF शेयर करूँगा ही। ये डूज एंड डोंट्स हैं। डूज में क्या, लिसन पेशेंटली, डोंट में जैसे आर्ग्यू और इंटरप्ट नहीं करना है, जंप टू कंक्लूजन नहीं करना है, लीव ग्रीवेंसेस अनरिजोल्व नहीं छोड़ना है। तो ऐसे ये चीज़ें हैं। NTPC इज ओपन ग्रीवेंस डे एवरी मंथ, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, मॉडल प्रैक्टिसेस फॉर द इंडस्ट्रियल पीस। जो NTPC है ओपन ग्रीवेंस डे है, हर मंथ में एक दिन मनाया जाता है, ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अपना, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, उसमें क्या है, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट में क्या है, एन एक्सप्रेशन फॉर डिससेटिस्फैक्शन बिटवीन वर्कर्स मैनेजमेंट, है ना। कन्फ्लिक्ट जब आएगा जब दो पार्टियां, अभी तक ग्रीवेंस था वो सब था एम्प्लॉयज़ वाली साइड था, एक पार्टी इन्वॉल्व थी। अब क्या है, कन्फ्लिक्ट आ गया। कन्फ्लिक्ट के लिए दो पार्टियां चाहिए, एक तो जो वर्कर्स होंगे, दूसरा होगा मैनेजमेंट। ठीक है, ILA की डेफिनेशन क्या है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ वर्क। ठीक है, कंडीशन ऑफ वर्क के लिए, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट की चीज़ों के लिए, इन सब के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में, और एम्प्लॉयज़ में जो कन्फ्लिक्ट है उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, एसेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट क्या है, इकोनॉमिक है, साइकोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है। इन इकोनॉमिकल में क्या आता है, डिसएग्रीमेंट ओवर वेजेज, आवर्स एंड
बोनसेस। साइकोलॉजिकल में क्या है, फीलिंग ऑफ इनजस्टिस एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन। पॉलिटिकल में क्या है, क्लैश बिटवीन अथॉरिटी, फ्रीडम, लीडरशिप स्ट्रगल, ये सब है। वेज डिस्प्यूट बिटवीन मारुति सुजुकी वर्कर्स एंड मैनेजमेंट 2012 लेड टू वायलेंट कन्फ्लिक्ट। लीगल डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2/2 सब क्लॉज के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये हम पूरा भी पढ़ेंगे जब हम लेबर लॉ के एक्ट करेंगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2 के में लिखा है कि एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, और वर्कमैन एंड वर्कमैन कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ लेबर, इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको बोलते हैं अपन इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट, है ना। पार्टीज में देखो इसमें अलग से लिखा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर भी हो सकता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय भी हो सकता है, इंटर यूनियन राइवलरी। नेचर एंड फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट क्या है, अराइजेज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट relationship, collective nature, dynamic and continuous, express unrest and resistance। arises from employment relationship क्या हो सकता है, conflict occurs only when employer employee link exist, है ना। डायनेमिक क्या है, conflict changes over time, grievances स्ट्राइक में बदल जाता है, ठीक है, इस तरीके का है। तो उसके बाद आप ये देख सकते हो कि जैसे अफेक्ट मल्टीपल स्टेक होल्डर में क्या है, आगे है ना, इफेक्ट मल्टीपल स्टेक होल्डर में क्या है, वर्कर्स, एम्प्लॉयर, ग्रीवेंस, ये सब आता है, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट, सिंपल याद रखना है, इकोनॉमिक, मैनेजरल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं। और लो वेजेज, जैसे इकोनॉमिक कॉज में क्या होगा, लो वेज हो गया, अनफेयर प्रमोशंस हो गया, पुअर वर्किंग कंडीशंस हो गया, अनजस्ट रिट्रेंचमेंट हो गया। मैनेजरियल में क्या हुआ, ऑटोक्रेटिक सुपरविजन हो जाए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए, इनएफिशिएंट ग्रीवेंस हैंडलिंग हो जाए। देखो ये इकोनॉमिक साइड से हो गया, ये मैनेजरियल साइड से हो गया। अब पॉलिटिकल में क्या होगा, फालतू का जैसे सॉरी इसमें पॉलिटिकल कहाँ गया, पॉलिटिकल तो नहीं, पहले साइकोलॉजिकल करा देते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल देख लो पहले। यूनियन की आपस की राइवलरी हो जाती है, जैसे ट्रेड यूनियन को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में होगी, और ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस होगी, ये कांग्रेस वाली है और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाली, इन आपस में इनकी राइवलरी हो जाए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाए, यूनियंस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए यूज की जाए। लेजिस्लेटिव लूप होल, डिलेज इन कंसिलिएशन एंड एडजुडिकेशन हो जाए। फिर साइकोलॉजिकल में क्या आएगा, लैक ऑफ रिकॉग्निशन हो जाए, लो मोरल हो जाए, और परसीव्ड इनजस्टिस हो जाए। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। व्यूज ऑन इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट क्या है, ट्रेडिशनल क्या है कि ट्रेडिशनल में क्या कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट इज एविल, और दूसरे में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट में नेचुरल एंड कंस्ट्रक्टिव होता है। मॉडर्न क्या कहती है, पहले क्या होता था, कन्फ्लिक्ट भाई वो बेकार चीज़ है, बुराई है, कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, कन्फ्लिक्ट सीन एज एबनॉर्मल कॉज्ड बाय ट्रबल मेकर्स, है ना, मस्ट बी सप्रेस्ड फॉर पीस एंड प्रोडक्टिविटी। अब क्या है, उसको मानते हैं कि अब वो जरूरी है और समटाइम्स हेल्दी होता है। इससे क्या होता है, दोनों की कलेक्टिव एम्फेसिस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंसिलिएशन एंड पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ठीक है। आईएलओ कन्वेंशन प्रमोट्स डायलॉग एज ए टूल टू मैनेज कन्फ्लिक्ट। ये कंपैरिजन है दोनों का, ट्रेडिशनल का और मॉडर्न का, मैंने एक बार ब्रीफ में बता दिया, आप इसको देख लेना डॉक्यूमेंट को। डिफरेंस बिटवीन कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, ये देख लो, कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट में डिफरेंस क्या है। मीनिंग क्या है, ब्रॉड टर्म कवरिंग ऑल फॉर्म ऑफ अनरेस्ट, स्पेसिफाइड इलीगल कन्फ्लिक्ट है सेक्शन 2 के ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, ठीक है। उसके बाद स्कोप क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रीवेंसेस, स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट इंक्लूड्स ओनली इशू विद द लीगल इम्प्लीकेशन। कन्फ्लिक्ट कुछ भी हो सकता है, डिस्प्यूट स्पेसिफिक है, जो इसमें सेक्शन में ही लिखा हुआ है। नॉन जस्टिसेबल होता है, इसके लिए जस्टिसेबल है अंडर डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। एग्जाम्पल क्या है, डिमांड फॉर बेटर कैंटीन फैसिलिटी और डिस्प्यूट ओवर अनपेड बोनसेस, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। एवरी डिस्प्यूट इज ए कन्फ्लिक्ट बट एवरी कन्फ्लिक्ट बिकम्स ए नॉट बिकम्स ए डिस्प्यूट, है ना, समझ लो। तो क्या हुआ कि एवरी डिस्प्यूट इज, जैसे डिस्प्यूट अंदर आ जाएगा, स्पेसिफिक हुआ, और कन्फ्लिक्ट बाहर बाहर आ जाएगा अगर आपका वेन डायग्राम बनाओगे तो, ठीक है। कन्फ्लिक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्प्यूट की छोटी चीज़ें हैं। तो एवरी डिस्प्यूट इज ए कन्फ्लिक्ट बट नॉट एवरी कन्फ्लिक्ट कम्स अंडर द डिस्प्यूट। उसके बाद स्ट्राइक्स देख लो आप, क्या है स्ट्राइक्स में क्या लिखा, सब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में है, इसके सेक्शन 2 में है। ए cessation of work by the body of person employed in the industry acting in combination or concerted refusal to work or accept employment, काम करने से मना कर दो या एम्प्लॉयमेंट लेने से मना कर दो, सारे लोग, कुछ लोग इकट्ठे होकर, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या हो सकते हैं, स्ट्राइक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें आप हाई वेजेज के लिए स्ट्राइक कर सकते हो, डीए रिवीजन के लिए हाई कर सकते हो, पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट कर सकते हो, अगर वर्कर्स का विक्टिमाइजेशन हो रहा है उसके लिए कर सकते हो, पॉलिटिकल और सिंपैथी कॉज के लिए कर सकते हो, जैसे बीएसएनएल ने 2019 में वेज रिवीजन देने के लिए की थी, ठीक है। चलते हैं आगे, स्ट्राइक्स वाला ये अपना हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स की क्लासिफिकेशन भी, जैसे बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनियन इन्वॉल्वमेंट,
है ना। ऑफिशियल स्ट्राइक में क्या होता है, कॉल्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस ड्यू नोटिस, नोटिस दिया और कर ली। अनऑफिशियल क्या है, कुछ भी नोटिस नहीं दिया, इलीगल होती है ये, विदाउट यूनियन अप्रूवल, और आपने स्ट्राइक कर ली, है ना। उसके बाद क्या है, कुछ ये तो हो गया यूनियन इन्वॉल्वमेंट के बेस पे। फिर है बेसिस ऑफ पर्पज के बेस पे। पर्पज में क्या, जैसे इकोनॉमिक स्ट्राइक है तो बोनसेस पे और इनके लिए होगी। कोल इंडिया वर्कर्स ने 15% वेजेस के बढ़ाने के लिए की, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्ट्राइक। फिर होता है सिंपैथी स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ द अदर वर्कर, सॉलिडारिटी स्ट्राइक्स बाय बैंक यूनियन। जब क्या होता है, किसी बैंक में एक एम्प्लॉय को, मान लो किसी ने बैंक में कोई आज आज गया आपका बैंक में, बैंक मैनेजर या फिर किसी और को थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, है ना। तो क्या होगा, फिर सारे बैंक एसोसिएशन वाले इकट्ठे हो जाएंगे, उसको बोलते हैं सिंपैथी स्ट्राइक। फिर होगा पॉलिटिकल स्ट्राइक, अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी करोगे तो पॉलिटिकल स्ट्राइक हो जाएगी, जैसे भारत बंद प्रोटेस्ट टाइप होते हैं। फिर स्टे इन सिट डाउन स्ट्राइक, वर्कर्स ऑक्यूपाई वर्क प्लेस बट डू नॉट वर्क, है ना, आप काम ही नहीं करते हो। इस तरीके का एक साल मैंने पहले पढ़ा था इसको, हाँ इसमें तो बिल्कुल ही काम नहीं करते, उसको बोलते हैं स्टे इन एंड सिट डाउन। एक फिर काम इसमें क्या, मुंबई टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक हुई थी 1980 में। फिर एक आप जाते हो लेकिन प्रोडक्टिविटी कम कर देते हो इंटेंशनली, जैसे पेन स्लो कर दोगे, काम स्लो कर दोगे, उसको बोलते हैं पेन डाउन या गो स्लो स्ट्राइक, है ना। पोस्टल वर्कमैन स्लो वर्क कंपेन। उसके बाद क्या है, हंगर स्ट्राइक क्या है, फास्टिंग टू ड्रॉ अटेंशन, गांधी का जो मेथड था उसको बोलते थे हंगर स्ट्राइक। टूल डाउन एंड वर्क टू रूल, रिफ्यूज ओवर टाइम और एक्स्ट्रा ड्यूटीज, एयरपोर्ट स्टाफ एनफोर्सिंग रूल बुक लिमिट्स। वाइल्ड कैट स्ट्राइक, सडन स्ट्राइक विदाउट नोटिस, ऑटो प्लांट वर्कर्स वर्क वॉकआउट। लाइटनिंग स्ट्राइक, इंस्टेंट प्रोटेस्ट नो प्लानिंग। सडन स्ट्राइक विदाउट नोटिस, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। फिर लाइटनिंग स्ट्राइक क्या हो जाएगा, इंस्टेंट प्रोटेस्ट नो प्लानिंग। उसके बाद क्या है, बंद हड़ताल, कंप्लीट शटडाउन अक्रॉस रीजन्स, है ना, नेशनल स्ट्राइक बाय ट्रेड यूनियन। उसके बाद पिकेटिंग है, बायकॉट है, परसुएडिंग अदर्स नॉट टू वर्क और बाय प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट ऑफ द कंपनी गुड्स। लीगैलिटी ऑफ द स्ट्राइक्स, अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट स्ट्राइक इज इलीगल इफ started without notice in public utility service, during conciliations or adjudication, in violation of the settlement or award। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ये जो स्ट्राइक है वो इलीगल है, कौन सी, विदाउट नोटिस स्टार्ट हो जाए, ड्यूरिंग कंसिलिएशन और एडजुडिकेशन हो जाए, इन वायलेशन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द अवार्ड। सेक्शन 22 और 23 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट गवर्न लीगैलिटी। उसके बाद क्या है, प्रोहिबिशंस ऑफ द स्ट्राइक, तो एसेंशियल सर्विसेज, रेलवेज, अच्छा हाँ, जहाँ पे बिल्कुल ही मनाही है स्ट्राइक की, वो कौन कौन से एसेंशियल सर्विस, जैसे रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, रिक्वायर प्रायर नोटिस ऑफ 14 डेज। गवर्नमेंट में प्रोहिबिट स्ट्राइक अंडर सेक्शन 10(3) ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इफ डिस्प्यूट इज रेफर टू द ट्रिब्यूनल, है ना, ये आप देख लेना। डिस्प्यूट अगर ट्राइब्यूनल को गया है तो मना कर सकते हो, और एसेंशियल के लिए तो मना कर ही सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लॉकआउट। लॉकआउट किस साइड से होता है, ये एम्प्लॉयर वाली साइड से हो जाता है, जैसे स्ट्राइक तो एम्प्लॉई करते हैं, वर्कमैन करते हैं। उसके बाद क्या है, टेम्पोररी क्लोजिंग ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिफ्यूजल बाय द एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू एम्प्लॉय नंबर ऑफ वर्कमैन। समझ गए आप, जो वर्कर वाली साइड से हो जाए उसको लॉकआउट बोलेंगे। इनका हम देखेंगे आगे डिफरेंस भी। एम्प्लॉयर्स वेपन कोरस्पॉन्डिंग टू द स्ट्राइक बाय द वर्कर, आपके पास ये हथियार है मालिकों के पास, अगर वर्कर्स नहीं आते हैं तो उसके अगेंस्ट वर्क पर्सन, जो अभी तो वर्कमैन को रिप्लेस कर दिया है, पहले वर्कमैन होता था ये, अब इसको आ गया वर्क पर्सन, ऐसा कुछ है, हमने उसमें इंडस्ट्रियल कोड में पढ़ा था, इसको वहाँ से देख लेना आप। डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट देख लो, जैसे स्ट्राइक क्या है, फिर लॉकआउट क्या है। स्ट्राइक क्या है, वर्कर्स करते हैं, ये एम्प्लॉयर करता है। पर्पज क्या है, प्रेशराइजिंग मैनेजमेंट, प्रेशराइजिंग एम्प्लॉयज, विदड्रॉल ऑफ लेबर, क्लोजर ऑफ वर्क, गवर्नड बाय सेक्शन 22-23, ये गवर्न बाय सेक्शन 24। और क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिमांड फुलफिलमेंट, ये क्या है, वेज कंट्रोल एंड डिसिप्लिन को बनाने के लिए। टेक्सटाइल लॉकआउट हुआ था तमिलनाडु में ड्यू टू यूनियन अनरेस्ट, ठीक है। लीगल क्या है, इफ़ डन आफ्टर ड्यू नोटिस, सेक्शन 22 कहता है। और इलीगल क्या है, अगर आपने ड्यूरिंग कंसिलिएशन, एडजुडिकेशन, ट्रिब्यूनल में मैटर गया है, कुछ एसेंशियल में, कुछ विदाउट नोटिस कर दिया, उसको इलीगल बोलेंगे। रिकॉर्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट, लेबर ब्यूरो शिमला कंपाइल्स द डाटा ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स एनुअली फॉर द पॉलिसी यूज। ये अच्छी बात है, कौन करता है इसको बता, याद रखना आपको, कौन रखेगा, लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला, लेबर ब्यूरो शिमला कंपाइल्स डाटा ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ठीक है। ये पैरामीटर है, देख लेना, ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लेबर ब्यूरो 2023, 5 लाख मैन डेज, 5 लाख मैन डेज वर लॉस्ट ड्यू टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देखो इतना तो नुकसान ही हो गया दोस्तों, 5 लाख मैन डेज बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अगर 10 घंटे से गुना करोगे तो 50 लाख घंटे
ऐसे कुछ टाइम ख़राब हो गया अपना स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट में, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का इफेक्ट क्या होता है ऑन वर्कर्स? क्या होता है? वेज लॉस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, इनसिक्योरिटी। एम्प्लॉयर पे क्या होता है? प्रोडक्शन लॉस हो जाता है, ब्रांड की वैल्यू कम हो जाती है। इंडस्ट्री पे क्या होता है? सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाता है। सोसाइटी पे क्या है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है, पब्लिक इनकन्वीनियंस हो जाती है ना। मान लो आपने बिजली वालों ने कर दिया तो सोसाइटी पे क्या हुआ? उस दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो वो लोग सफ़र करेंगे। समझ रहे हो आप बात? तो इसी हिसाब से याद रखना है। फिर इकोनॉमी पे क्या है? जीडीपी लॉस हो जाएगा, रिड्यूस फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बाहर के लोग देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएंगे फिर, और जीडीपी का तो लॉस ही है। ऑन गवर्नमेंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाता है, रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू हो जाता है। 2012 में मारुति मानेसर डिस्प्यूट कोस 2500 करोड़ लॉस टू द प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो याद रखना आपको। उसके बाद क्या है? प्रिवेंटिव एंड सेटलमेंट मेजर्स हैं कुछ। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो, पहले मतलब होने से पहले ही बचाओ इन चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट को। कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक रखो, जॉइंट कंसल्टेशन रखो, कोड ऑफ डिसिप्लिन रखो, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रखो, स्ट्रॉन्ग लेबर वेलफेयर प्रोग्राम रखो। फिर क्या है? सेटलमेंट मशीनरी क्या है? वो बाद की है, प्रिवेंटिव से बाद की ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर है। उसमें क्या क्या आता है? कंसिलिएशंस आता है, आर्बिट्रेशन आता है वॉलंटरी, और एडजुडिकेशन आता है। एडजुडिकेशन क्या होता है? देखो, कंसिलिएशन में क्या होता है? गवर्नमेंट साइड से लेबर ऑफिसर होता है। इसमें एडजुडिकेशन में होता है लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल आ जाता है। लेकिन जो बीच वाला होता है ना, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, ये वॉलंटरी होता है, नेचुरल थर्ड पार्टी होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है, क्या होता है ये आप देखना ना। कंसिलिएशन में क्या होता है? लेबर बॉडी, लेबर ऑफिसर और बोर्ड इन्वॉल्व होता है, परसुएड बोथ साइड्स टू कंप्रोमाइज, है ना। और ये थर्ड पार्टी वाला हो जाता है, ये होता है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। और एडजुडिकेशन तो फिर लीगल वाला हो जाता है, लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जाएगा, बाइंडिंग अवार्ड होता है बाय द अथॉरिटी, पार्टीज एग्रीज टू एक्सेप्ट द डिसीजन। ये दोनों को परसुएड करता है। आगे भी देखेंगे, थोड़ा इनके बीच में फ़र्क भी होगा। अब क्या है? सेटलमेंट। देखो, उधर तो ये हमने पासिंग दे दिया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेटलमेंट की बात है, ये आपका था प्रिवेंटिव मेजर। अब हम बात करेंगे सेटलमेंट में क्या है, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या क्या है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो इसमें क्या है, हम थोड़ा देखते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं पहले। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर इनएविटेबल आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हम हो चुका है, ये सब हो चुका है। प्रिवेंट एंड उसके बाद क्या है? डेफिनेशन ऑफ 2K इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये हो चुका है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये सेटलमेंट मैकेनिज्म जो हम बात करें उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडस्ट्रियल पीस, सोशल जस्टिस, प्रोडक्टिविटी एंड डेमोक्रेटिक डायलॉग। इन सब के सामने आप देख लेना, ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद क्या है? प्रिवेंशन वर्सेस सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। प्रिवेंशन में क्या है? मीनिंग क्या है? अवॉइडिंग डिस्प्यूट बिफोर दे अकर, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आफ्टर दे अराइज, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है? लीगल एंड वॉलंटरी रेजोल्यूशन मेथड। एग्जांपल क्या है? वर्क्स कमेटी, कोड ऑफ डिसिप्लिन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। ये हैं सेटलमेंट के मैकेनिज्म। और प्रिवेंशन क्या है? वर्क्स कमेटी बना दो ताकि पहले ग्रीवेंसेस का पता लग जाए, कोड ऑफ डिसिप्लिन बना दो ताकि पहले ही पता लग जाए। नीड फॉर प्रिवेंटिव मशीनरी क्या है? अवॉइड डिसरप्शन इन प्रोडक्शन, प्रोटेक्ट national economy, maintain stable industrial relations, promote trust and bipartite cooperation. मशीनरी फॉर प्रिवेंटिव एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कहाँ पे है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स बोथ स्टेट्यूटरी एंड नॉन स्टेट्यूटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। स्टेट्यूटरी मशीनरी में क्या क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर वर्क्स कमेटी है, कंसिलरेशन मशीनरी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है एंड एडजुडिकेशन मशीनरी, ये है स्टेट्यूटरी। वर्क्स कमेटी क्या है? सेक्शन 3 इंडियन डिस्प्यूट एक्ट में है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है। कंपोजिशन क्या है? एम्प्लॉयर होगा एंड एम्प्लॉय होगा, रिप्रेजेंटिंग इक्वल नंबर वर्क्स कमेटी में। एम्प्लॉयज चूजन बाय द ट्रेड यूनियन। फंक्शन क्या है? प्रमोट गुड रिलेशंस, रिमूव डे टू डे कॉज ऑफ फ्रिक्शंस एट द शॉप फ्लोर। उसके बाद टिस्को वर्क्स कमेटी हैंडल्स लाइक कैंटीन, लीव एंड सेफ्टी लोकली, है ना। वर्क्स कमेटी बना दी जो कैंटीन, लीव और सेफ्टी लोकेलिटी को देखती है। देखो, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? वर्क्स कमेटी हमने यहाँ बात किया। वर्क्स कमेटी में क्या क्या है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिप्रेजेंटेशन है इक्वल नंबर में। ठीक है, किस किस का है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का है, इक्वल नंबर में रिप्रेजेंटेशन है। और जो एम्प्लॉय जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे? एम्प्लॉय जाएंगे फ्रॉम द यूनियंस को डिसाइड कर लेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपना कंसिलिएशन ऑफ मशीनरी, सॉरी कंसिलिएशन मशीनरी, है ना। कंसिलिएशन मशीनरी में क्या है ये देख लेते हैं हम। कंसिलिएशन ऑफिसर होगा जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, इंडिविजुअल होगा, दोनों पार्टियों को परसुएड करेगा ताकि आप
एक एग्रीमेंट पे रीच कर जाएं। और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन जो इसमें बनेगा उसमें क्या होगा, एक चेयरमैन होगा प्लस एम्प्लॉयर साइड से कुछ होगा और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेशन होंगे। फिर क्या करेंगे, ये डिस्प्यूट के सेटलमेंट को एग्जामाइन करेंगे और उसका सोल्यूशन देंगे। इसमें कंसिलिएशन मशीनरी में ऐसा होता है, ठीक है। और जैसे अब टाइम फ्रेम क्या होता है, जैसे 14 डेज का 14 डेज इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में एक्सटेंडेबल भी होता है। इफ सेटलमेंट रीच्ड बाइंडिंग सेटलमेंट होता है अंडर सेक्शन 18(3) के अंडर, इसमें बाइंडिंग हो जाता है अगर सेटलमेंट पहुंच जाता है तो। कंसिलिएशनरी मशीनरी में वर्क्स कमेटी का आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। कंसिलिएशन का भी आपको हो गया है ना। म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कंसिलिएशन में, है ना, और रिकॉर्डेड होता है, लिखा जाता है और बाइंडिंग भी होता है। और इफ़ अगर नो एग्रीमेंट है तो उसको बोलते हैं फेलियर रिपोर्ट, शायद आगे हम पढ़ेंगे, फेलियर रिपोर्ट बोलते हैं। और फेलियर रिपोर्ट कहाँ जाएगी, अगर एग्रीमेंट फेल हुआ तो ये गवर्नमेंट को फर्दर एक्शंस के लिए भेज दी जाती है। जैसे पीएसयू में जितने भी वेज रिविजन होते हैं ना, तो वो वैसे ही होते हैं। आफ्टर अचीव्ड थ्रू द कंसिलिएशंस के थ्रू ही उनको अचीव किया जाता है। बिफोर आर्बिट्रेशन तो फिर वो लीगल प्रोसेस हो जाते हैं, उससे पहले ही कंसिलिएशन से ही सारे पीएसयू के वेज रिविजन सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 6 में लिखी हुई है, ठीक है। फैक्ट फाइंडिंग बॉडी बनेगी टू इंक्वायर द मैटर, है ना। और ये गवर्नमेंट ही इसको बनाएगी, एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। 6 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट फाइंड करनी है। इससे क्या है, ये रिकमेंडेशन होता है ओनली, इसमें क्या बाइंडिंग नहीं होती है ना, ये जजमेंट भी नहीं देती है, ठीक है। इसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं, है ना, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या होता है, एडजुडिकेशन, है ना। एडजुडिकेशन में क्या हो, ये थोड़ा लीगल प्रोसेस हो जाता है। इसमें लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल आ जाते हैं। सेक्शन मैं आपको आगे पढ़ाई देता हूँ, देखते हैं। देखो ये हम कर चुके हैं। उसके बाद आउटकम भी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट बाइंडिंग रिकॉर्डेड हो जाता है। अगर एग्रीमेंट नहीं आता तो गवर्नमेंट को भेज दो। उसके बाद क्या, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या क्या है, फैक्ट फाइंडिंग बॉडी टू इंक्वायर मैटर, ये हो गया, 6 महीने के अंदर देना है, ओनली रिकमेंडेशन है। एडजुडिकेशन में क्या है, सेक्शन 7 से 7C में लिखा हुआ है, यूज्ड व्हेन कंसिलिएशन फेल्स हो जाता है, पार्टीज रिफ्यूज वॉलंटरी आर्बिट्रेशन से पार्टीज फेल हो जाती हैं, तब क्या होता है, बाइंडिंग डिसीजन बाय द क्वाजी जुडिशियल बॉडी, क्वाजी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, इनकी हिरार्की है। लेबर कोर्ट में क्या है, सिंगल प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। मैटर्स इन सेकंड शेड्यूल जितने भी होते हैं, जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन, रिट्रेंचमेंट, ये सब देखता है लेबर कोर्ट। फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में क्या होता है, 1 और मोर मेंबर होते हैं। सेकंड एंड थर्ड ट्रिब्यूनल शेड्यूल के, जैसे वेजेज, बोनस, आर्स, ये सब देखा जाता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी। और नेशनल ट्रिब्यूनल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। नेशनल इंपॉर्टेंस के जो डिस्प्यूट हैं या अफेक्टिंग मल्टीपल स्टेट्स, उनको इसमें देखा जाता है नेशनल ट्रिब्यूनल में, है ना। तो क्या हुआ, LC, IT, NT, कहीं मैं ऐसे यूज़ करता हूँ तो जैसे लेबर कोड के लिए LC, फिर IT और फिर NT, ठीक है। लीगल इफेक्ट ऑफ एडजुडिकेशन क्या है, अवार्ड पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्शन 17 के हिसाब से, बाइंडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशंस और रिमेन्स इन फोर्स इन 1 ईयर, एक्सटेंडेबल टू 3 ईयर्स, ये जो 3 साल तक भी वैलिड हो सकता है ये, और 1 साल तक तो है ही है फोर्स में। ये थोड़ा समरी टेबल है, देख लो। वर्क्स कमेटी क्या है, प्रिवेंशन करती है, एडवाइजरी होती है। कंसलेशन ऑफिसर बोर्ड मीडिएशन, बाइंडिंग इफ सक्सेसफुल। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ये रिकमेंडेशन होती है, फैक्ट फाइंडिंग होती है। लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। एडजुडिकेशन है बाइंडिंग अवार्ड्स। नॉन स्टेट्यूटरी में क्या क्या है वो देख लेते हैं। नॉन स्टेट्यूटरी में क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के साथ साथ इसको यूज किया जाता है। प्रमोट वॉलंटरी इंडस्ट्रियल पीस, जैसे क्या है, इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ चुके हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ये भी पढ़ चुके हैं, ग्रीवेंसेस प्रोसीजर ये सब हम देख चुके हैं। ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशंस, कोड ऑफ डिसिप्लिन 1958 एंड स्टैंडिंग ऑर्डर, ये है आपके नॉन स्टेट्यूटरी, है ना। जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या है, एम्प्लॉयर्स और यूनियन बात कर लें, सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका बाईपार्टाइट नेचर का। वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो 43 आर्टिकल ए में भी 42nd अमेंडमेंट में किया है, मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कर लो ताकि उनको ऐसा फील हो कि दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव एनी शेयर, साइकोलॉजिकली दे फील गुड, है ना। उसके बाद क्या है, फिर आपका ग्रीवेंस प्रोसीजर है, ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो 1958 में हुई थी उसमें इसके बारे में मेंशन किया हुआ था। 5 स्टेज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, पढ़ चुके हैं। प्रिवेंट स्मॉल इश्यूज फ्रॉम टर्निंग इनटू डिस्प्यूट। ट्राईपार्ट में क्या है, ट्राईपार्टाइट में क्या है, प्लेटफॉर्म लाइक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी ये रिव्यू करते हैं पॉलिसी को और लेबर लॉज को, और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपके किसमें, जो आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, जिसमें वर्कर्स, वर्कमैन और एक साइड ऑफ द गवर्नमेंट, ये हो जाती हैं चीज़ें। कोड ऑफ डिसिप्लिन ये हम पढ़ चुके हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर तो डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है ही
कि ये एम्बिग्यूटी को रिड्यूस करते हैं और चांस ऑफ डिस्प्यूट को कम करते हैं, ताकि उसमें एक एक चीज़ क्लियरली लिखी होती है। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन कंसिलिएशंस, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन देख लेते हैं। नेचर कंसिलिएशन क्या है, परसुएसिव बेस्ड होता है। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन क्या है, वॉलेंट्री प्रेफरेंस टू द न्यूट्रल थर्ड पार्टी। कंसिलिएशंस में क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है और लेबर ऑफिसर होता है, और इसमें थर्ड पार्टी न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है आर्बिट्रेशन में। और एडजुडिकेशन तो फिर वो लीगल प्रोसेस है ना, लीगल अथॉरिटी, जिसमें वो ये आपके क्या क्या पढ़े थे भी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आएगा, नेशनल ट्रिब्यूनल आएगा, लेबर कोर्ट आएगा, ये इसमें आ जाएंगे आपके। और लीगल स्टेटस क्या, सेटलमेंट वॉलेंट्री बट बाइंडिंग इफ एक्सेप्टेड, इसमें वॉलेंट्री होता है, लेकिन अगर सेटलमेंट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग इफ पार्टीज एग्री बिफोर हैंड, बाइंडिंग तो अंडर लॉ होता ही है। ये कंसिलिएशन और मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है इसके लिए आर्बिट्रेटर होता है थर्ड पार्टी, और इसमें लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल आएंगे। ये फास्टर होता है, मॉडरेट, और ये बहुत स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जैसे वेज सेटलमेंट थ्रू कंसिलिएशन, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन बाय PSU, और ट्रिब्यूनल अवार्ड और ऑन बोनेसिस इशूज देख लेते हैं फिर भी। जैसे फिर क्या है, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन सेक्शन 10A इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर लिखा है, व्हेन बोथ पार्टीज एग्रीज इन राइटिंग टू रेफर ए डिस्प्यूट टू एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर इंस्टेड ऑफ ट्रिब्यूनल। ये आर्बिट्रेशन की जो बात करें ना, इंडिपेंडेंट जो थर्ड पार्टी है उसको ये एग्री हो जाते हैं दोनों पार्टियां। NTPC और यूनियन यूज वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन फॉर इंसेंटिव डिस्प्यूट्स है ना। और ये सेकंड जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर है उसने भी इसको प्रमोट किया था, एनकरेज किया था। 5 स्टेजेज इन द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। 2 मेन स्टेजेज हैं, सेटलमेंट विदाउट स्टेट इंटरवेंशन एंड सेटलमेंट विद स्टेट इंटरवेंशन। विदाउट में क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन है, वर्क्स कमेटी है, और इंटरवेंशन स्टेट आ जाएगा तो कंसिलिएशन आ जाएगा, एडजुडिकेशन आ जाएगा, और रेफरेंस टू द नेशनल ट्रिब्यूनल आ जाएगा। तो ये सब हो चुका है। देखो ये LC IT NT एडजुडिकेशन में रिकमेंडेशन तो ये लेबर बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा जरूरत है नहीं। ये देख लो, इसने ये भी मेंशन किया है कि लीगल सिंप्लीकेशन ऑफ ऑल लेबर लॉज इनटू 4 कोड्स, ये इंप्लीमेंट हो चुका नाउ। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन को परमिट किया, वर्क्स कमेटी को किया, ग्रीवेंस रिडर्सल को किया, ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन को और लेबर कोर्ट्स को। ठीक है, ट्राईपार्टाइट को और लेबर कोर्ट्स को। जब हम इंटरनेशनल ये पढ़ेंगे ना दोस्तों, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तब हम पढ़ेंगे। जैसे अमेरिका में क्या होता है, बायपार्टाइट होता है, क्योंकि वहाँ वर्कर्स और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स आपस में ही डिस्प्यूट या हर चीज़ पे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। और इंडिया और ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, हम उससे अलाइन करते हैं, हमारे यहाँ ट्राईपार्टाइट है। ठीक है, इस तरीके का मैकेनिज्म हमारे यहाँ पे है। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 में की अपडेट क्या है, रिप्लेसिस द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये भी उसमें मर्ज हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं, आप देख लेना इसको। emphasize on conciliation, arbitration, bipartite settlement, and provide negotiating union councils for collective bargaining, encourage voluntary arbitration and digital dispute revision, ये नॉर्मल है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, इसमें लेबर वेलफेयर वो देखेंगे। ठीक है, लेबर वेलफेयर मीन्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू द वर्कर्स बियॉन्ड वेजेस टू इम्प्रूव देयर लिविंग, वर्किंग एंड सोशल कंडीशंस। ILO की डेफिनेशन क्या है, लेबर वेलफेयर मीन्स such services, facilities and amenities as may be established or in or near undertaking to enable workers to perform their work in healthy surrounding and with high moral। ठीक है, ये वेलफेयर की बात है। ILO की डेफिनेशन ध्यान कर लेना कि उनको ऐसी एमिनिटीज, फैसिलिटी, सर्विस प्रोवाइड करना ताकि वो उस प्रीमाइसिस में अच्छे से काम कर सकें, हेल्दी सराउंडिंग और हाई मोरल के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें 38 क्या कहता है, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 39A क्या कहता है, राइट टू लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयड एंड ओल्ड एज। उसके बाद 42 क्या कहता है, प्रोविजंस फॉर ह्यूमन वर्क कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 क्या कहता है, लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। 43 क्या कहता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। 47 क्या कहता है, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, द फैक्ट्रीज एक्ट एंड ESIS एक्ट ऑपरेशनलाइज दीज कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स। फैक्ट्री एक्ट ने और इन सब ने इनको इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया है कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स को। डेफिनेशन एंड मीनिंग क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेबर वेलफेयर एक याद कर लोगे बहुत है, ये डॉक्यूमेंट में दे दूंगा, देख लेना। एवोल्यूशन क्या है लेबर वेलफेयर का, अर्ली में क्या है, अर्ली फेज में 1850 to 90 में प्री इंडिपेंडेंस में एम्प्लॉयर ड्रिवन फिलेंथ्रोपी थी, मिशनरी इन्फ्लुएंस था, मतलब एम्प्लॉयर के मन में आया तो अच्छा किया, नहीं तो नहीं किया। उसके बाद क्या है, ट्रांजिशनल फेज आया
1900 से लेकर 1947 तक, आज़ादी तक। इसमें कॉलोनियल रिफॉर्म आए, कुछ लेबर एक्ट आए, कुछ फैक्ट्री एक्ट आया, जैसे 1881 ट्रेड यूनियन एक्ट आए। इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया और कुछ डॉक्यूमेंट हुए, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आया कि भाई लेबर, जैसे 81 क्या है वुमेन के लिए था, 1891 भी आया था, फिर एक इंडो फैक्ट्री एक्ट जिसमें चिल्ड्रन पर फोकस किया गया था। तो ये सब हुआ था कि भाई कितने घंटे काम करेंगे, क्या करेंगे, तो ये इस तरीके की डिमांड आने लगी। फिर क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो फिर क्या वेलफेयर स्टेट मॉडल बन गया, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम आ गई, ILO कन्वेंशन आ गए और 5 ईयर प्लान्स आए। ये टाटा आयरन एंड स्टील 1907 में हाउसिंग, कैंटीन और हॉस्पिटल्स फॉर वर्कर्स भी प्रोवाइड किए। अप्रोचेस फॉर लेबर वेलफेयर क्या क्या है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म है, पैटर्नलिस्ट है, यूटिलिटेरियन है, एंड सोशल एंड डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो यह देखना ना, जैसे क्या है ह्यूमैनिटेरियन में क्या है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प वर्कर। ह्यूमैनिटेरियन क्या है भाई, हमारी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बोलते हैं ना कि मानवता के आधार पर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एम्प्लॉयर की हेल्प करें, है ना। और इसमें क्या है, फिलंथ्रोपिक वेलफेयर बाय टाटाज ने भी ये किया था। उसके बाद क्या है, पैटर्नलिटी, कि एम्प्लॉयर एक्ट एज ए फादर फिगर। जैसे कोई कंपनी का मालिक है, वो फादर की तरह ही एक्ट करेगा। ब्रिटिश एरा फैक्ट्री वेलफेयर में ऐसा ही होता था, उसके मन में आया तो उसने किया, नहीं आया तो नहीं किया। उसके बाद है यूटिलिटेरियनिज्म, वेलफेयर इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। ये यूटिलिटेरियन अप्रोच है कि बोनसेस एंड हाउसिंग टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। सोशल एंड डेमोक्रेटिक में क्या है, वेलफेयर क्या है, वर्कर्स राइट अंडर सोशल जस्टिस, स्टेट स्कीम्स, ESI, PF और ये सब पढ़ चुके हैं। थ्योरीज क्या है लेबर वेलफेयर की, पोलिस थ्योरी है, जैसे फिलेंथ्रोपिक थ्योरी है, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी है, प्लेकेटिंग थ्योरी है, पब्लिक रिलेशन थ्योरी है, फंक्शनल थ्योरी है, रिलीजियस थ्योरी है। तो एक बात देख लेते हैं, जैसे पुलिस थ्योरी में क्या है, वेलफेयर एज ए स्टेटूटरी ऑब्लिगेशंस टू मेंटेन ऑर्डर, है ना। और उसके बाद क्या है, जैसे फैक्ट्री सेफ्टी लॉ। फिलेंथ्रोपी थ्योरी में क्या है, वेलफेयर एज ए मॉरल ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय, ये मॉरल ड्यूटी है फिलेंथ्रोपी में। पुलिस में क्या है, स्टेटूटरी ऑब्लिगेशंस है। CSR एंड डोनेशन किस में आता है, फिलेंथ्रोपी में आता है। फिर पैटर्नलिस्टिक में कि भाई एम्प्लॉयर फादर की तरह एक्ट करता है तो कैंटीन, हाउसिंग ये सब खोलेगा। प्लेकेटिंग थ्योरी क्या कहती है कि अनरेस्ट को बचाने के लिए आपको वेलफेयर देना ही पड़ेगा, जैसे वर्कर्स बोनस आफ्टर स्ट्राइक, बोनस दिया आपने स्ट्राइक के बाद। फिर क्या है, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, वेलफेयर टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज, CSR कैंपेन के तहत। फंक्शनल थ्योरी में क्या है, वेलफेयर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद है इंसेंटिव लिंक्ड टू वेलफेयर, ये हो गया फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी में क्या है कि आपने वेलफेयर है, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है, आप इंसेंटिव जो लिंक कर दिए हैं वेलफेयर से। रिलीजियस में क्या है, वेलफेयर एज ए एथिकल एंड स्पिरिचुअल ड्यूटी, टेम्पल ट्रस्ट प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड फूड, ये एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, थ्योरीज इवॉल्व फ्रॉम मोरल ड्यूटी टू प्रोडक्टिव टूल एंड नाउ द लीगल ऑब्लिगेशंस। टाइप ऑफ लेबर वेलफेयर में क्या क्या है, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बेस्ड ऑन एजेंसी। बेस्ड ऑन लोकेशन में क्या है, इंट्रा मुराल इनसाइड फैक्ट्री, एक्स्ट्रा मुराल आउटसाइड फैक्ट्री। इनसाइड फैक्ट्री में क्या क्या है, कैंटीन, रेस्टोरेंट, मेडिकल। आउटसाइड में हाउसिंग, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये हो गया आउटसाइड फैक्ट्री में। फिर बेस्ड ऑन एजेंसी, स्टेटूटरी है, वॉलेंट्री है, म्यूचुअल है। स्टेटूटरी में क्या है, मैंडेटेड बाय लॉ, जैसे फैक्ट्री एक्ट ने, माइंस एक्ट ने कुछ आपके ऊपर कंपल्सन लगा दी तो उसको स्टेटूटरी ऑब्लिगेशंस बोलेंगे। वॉलेंट्री में क्या है कि एम्प्लॉयर का इनिशिएटिव है, खुद का ही, जैसे रिक्रिएशंस क्लब हो गए, स्कॉलरशिप दे रहा है वो। म्यूचुअल में क्या है, यूनियंस और वर्कर्स ने आपस में एग्रीमेंट पे पहुंच के म्यूचुअल किया है, जैसे कोऑपरेटिव स्टोर्स हो गए, क्रेडिट सोसाइटीज़ होगी। हर ऑफिस में देखा आपने क्रेडिट सोसाइटीज़ मिलती हैं, जिससे आपको सिंपल इंटरेस्ट पे, कुछ सस्ते इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। स्टेट्यूटरी वेलफेयर मेजर्स, मेजर लेबर लॉज, है ना। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, जैसे कैंटीन सेक्शन 46 में लिखी हुई है, सेक्शन में। शेल्टर्स एंड रेस्ट रूम भी है सेक्शन 47 में। क्रैच फैसिलिटी है सेक्शन 48 में। वेलफेयर ऑफिसर्स 49 में है सेक्शन में। तो ऐसे माइंस एक्ट में क्या लिखा है 1952 वाले में, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड, कैंटीन, ये सब होगा। प्लांटेशन लेबर में क्या है, हाउसिंग, मेडिकल, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस एंड अबोलिशन एक्ट 1970 में क्या लिखा है, कैंटीन, रेस्ट रूम। देखो आप कैंटीन, रेस्ट रूम, ये सब में है, फर्स्ट एड, ये सब में मेंशन है ऑलमोस्ट। फिर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में क्या है, अकोमोडेशन है, मेडिकल केयर ऑन बोर्ड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, वेलफेयर को वॉलंटरी से लीगल ड्यूटी में बदल देते हैं। कौन कौन से एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और मर्चेंट शिपिंग एक्ट। फिर उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन देख लो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी टू इट्स मेंबर अगेंस्ट द कंटिजेंसी लाइक सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इंजरी, ओल्ड एज एंड डेथ। तो क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे कुछ सोशल इंश्योरेंस होता है और कुछ असिस्टेंस होता है। सोशल इंश्योरेंस में क्या है, कंपलसरी एंड कंट्रीब्यूटरी होता है, जैसे ESI में आपने देखा, EPF एक्ट हमने देखा, इन दोनों में देखा, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में, और प्रोविडेंट फंड एक्ट हम दोनों पढ़ चुके हैं। तो हमने इसमें देखा, जब हमने रिटायरमेंट स्कीम्स वगैरह की थी ना, तब इसको मेंशन किया था।
फिर कुछ नॉन कंट्रीब्यूटरी एंड फ्रॉम जनरल रेवेन्यू होता है, ये सोशल असिस्टेंस होता है, जैसे ओल्ड एज पेंशन दे दिया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन दे दिया, प्रधानमंत्री किसान मानधन दे दिया। तो एक किसान, ये इस तरीके की हैं, ये हो गया आपकी असिस्टेंस। स्कीम्स पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी स्कीम्स हैं कुछ कुछ, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जब पढ़ा हमने, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ईएसआई एक्सपेंशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि श्रम योगी मानधन में 18 से 40 साल की उम्र में आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना है, और 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगा। सुरक्षा बीमा में क्या है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 2 लाख का। अटल पेंशन में क्या है, ऑल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आपका अपना कुछ पैसा जमा कराएंगे और उनकी पेंशन 1,000 से 5,000 डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगी रिटायरमेंट के बाद। अब ईएसआई एक्सपेंशन 2020 में क्या हुआ था, गिग वर्कर्स एंड डिलीवरी स्टाफ को बीच में हेल्थ इंश्योरेंस एंड मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इसमें इंक्लूड कुछ किया था। उसके बाद क्या है, लेबर वेलफेयर फंड है। पर्पज क्या है, प्रोवाइड वेलफेयर एमिनिटीज टू द वर्कर्स फ्रॉम लेविड कलेक्टेड ऑन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री से कुछ पैसे इकट्ठा करके वर्कर्स को कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड की जाती है, उसको लेबर वेलफेयर फंड बोलते हैं। जैसे हर का 5 नेशनल वेलफेयर फंड्स हैं, कौन कौन से हैं, जैसे आयरन और मैग्नीज एंड क्रोम और फंड माइनिंग वर्कर्स के लिए, फिर लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट फंक्शंस क्वेरी वर्कर्स के लिए, ये ईयर है 52, 72, 76, 76, 81, 81 सबसे लास्ट में बना शीने वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये क्या है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए शीने वर्कर्स वेलफेयर फंड। फिर माइका माइंस फंड, माइका माइनर्स के लिए। फिर बीडी वर्कर्स वेलफेयर फंड, बीडी इंडस्ट्री के लिए। तो इस तरीके के 5 फंड हैं, आयरन के, लाइमस्टोन के, बीडी के, माइका के और शीने के। शीने मतलब फिल्मों वाले। ठीक है, कॉमन बेनिफिट क्या है, हाउसिंग मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, क्रैच मिलेगा, हेल्थ कैंप्स मिलेगा और इंश्योरेंस मिलेगा। लेबर वेलफेयर प्रैक्टिसेस इन इंडिया क्या है, लेबर वेलफेयर प्रैक्टिसेस इन इंडिया क्या है, एक बात देख लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ इनेक्ट करती है, वेलफेयर बोर्ड्स बनाती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाती है। एम्प्लॉयर क्या करता है, स्टेट्यूटरी एंड वॉलंटरी वेलफेयर मेजर्स लेता है। ट्रेड यूनियन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेज कोऑपरेटिव्स एंड हाउसिंग एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ कुछ कुछ बनाती है। एनजीओ क्या करता है, उनको कुछ कुछ स्किल एंड लिटरेसी के प्रोग्राम्स के तहत उनको स्ट्रेंथन करता है। फिर एक एग्जांपल है सेवा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है, प्रमोट्स वेलफेयर फॉर वुमेन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये हम उसमें भी पढ़ेंगे, जब हम ट्रेड यूनियन पढ़ेंगे ना, तो हम पढ़ेंगे कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में इसको, कि सेवा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। फिर क्या है, वर्कर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए क्या क्या है, उसमें क्या है, टू इम्प्रूव द वर्कर्स, टू इम्प्रूव वर्कर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, वर्कर्स एजुकेशन इन क्यों दी जाएगी, ताकि वो अपने राइट को, अधिकार को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और पूरी प्रोसेस को समझें। क्या है, जनरल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, ये 3 तरीके की होती है। जनरल में क्या है, लिटरेसी, हाइजीन, सेफ्टी के बारे में। वोकेशनल स्किल्स वगैरह बढ़ाने के लिए। लीडरशिप में क्या है, फॉर ट्रेड यूनियंस एंड वर्क कमेटी में रिप्रेजेंटेशन के लिए। इंस्टीट्यूशन क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ वर्कर्स एंड एजुकेशन, CBWE, एस्टेब्लिश इन 1958, और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, DGT, स्किल डेवलपमेंट के लिए अंडर MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट होता है ना, इंटरप्राइजेज। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन को आप याद रखना है ना, सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन। उसके बाद क्या है, लेबर रिसर्च। तो ये क्या है, पर्पज क्या है, कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं लेबर रिसर्च। और इसमें क्या क्या है, फिर लेबर ब्यूरो है शिमला और चंडीगढ़ में। ये क्या करता है, वेज, CPI, एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का डाटा कलेक्ट करता है। VVGRI, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑन लेबर इश्यूज करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, नीति आयोग, ये मैन पावर प्लानिंग करता है। तो CPI, वेजेज और ये सब। CPI वैसे भी क्या, कौन से बेस पे है, इंडस्ट्रियल वर्कर वाले पे हम वेजेज को निकालते हैं, DA को निकालते हैं ना, तो वो लिखा हुआ है। लेबर ब्यूरो पब्लिशेस ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर यूज फॉर DA रिविजन्स, पेमेंट बढ़ाने के लिए। तो ये लेबर ब्यूरो कौन करता है, शिमला और चंडीगढ़ वाला डाटा कलेक्ट। फिर लेबर स्टेटिस्टिक्स कुछ देख लेते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कौन निकालता है, NSSO एंड PLFS, ये पब्लिक लेबर, ये लेबर सर्वे, और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। कुछ इस तरीके की फॉर्म होती है, देख लेना एक बार, थोड़ा दिमाग से एकदम स्किप होगी। ठीक है, और उसके बाद वेजेज एंड अर्निंग्स कौन, लेबर ब्यूरो, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और सोशल सिक्योरिटी कवरेज कौन है, ECI एंड EPFO। ठीक है, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है दोस्तों। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और ये ये स्टेटिस्टिकल वाला तो ऑफिस आपको पता ही है। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड रिडंडेंसी मैनेजमेंट, डेफिनेशन क्या है,
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से एक ले ऑफ होता है, एक रिट्रेंचमेंट होता है, एक क्लोजर होता है। ये मैं उसमें भी कर चुका हूँ कोड वाले में। तो ले ऑफ क्या होता है, टेम्पररी एम्प्लॉयर ने आपको नौकरी नहीं दी क्योंकि उसके पास कुछ मशीनरी की कमी हुई, पावर की कमी हुई, रॉ मटेरियल की कमी हुई, ये सेक्शन 25 CE में लिखा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, उसको टेम्परेरी हटा दिया। इसका एक कंडीशन होती है, जब आपको दोबारा री एम्प्लॉयमेंट करना है तो आप ले ऑफ वालों को कंसिडर करोगे। जो हम जनरली ले ऑफ की डेफिनेशन में यूज करते हैं, हम ये टर्मिनेशन वाली करते हैं। टर्मिनेशन क्या होता है कि आपने पनिशमेंट के तौर पे उसको टर्मिनेट ही कर दिया जॉब से, उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। जो हम जनरली भाषा में बात करते हैं वो रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं, यार कंपनी ने इतने आदमी को ले ऑफ कर दिया, वो ले ऑफ नहीं होता, वो रिट्रेंचमेंट होता है। ले ऑफ तो क्या होता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। फिर क्लोजर क्या है, परमानेंट क्लोजिंग डाउन द यूनिट। ठीक है, इसमें अभी वो जो मैंने लिमिट आपको पहले भी बताई है कि अब इसमें शायद 100 से बढ़ा के 300 अगर आदमी करते हैं, अगर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है और 300 से ज़्यादा आदमी है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी, पहले वो 100 में लेनी होती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, और इसमें कुछ कुछ होता है कि भाई आपको ले ऑफ अगर इंट्रेंचमेंट और क्लोजर कर रहे हो तो 50 ले ऑफ में अगर क्या है 50% आपको बेसिक प्लस DA का देना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक प्लस DA का कितना देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा। और फिर इसमें रिट्रेंचमेंट 15 डेज वेजेस पर कंप्लीटेड ईयर, अगर उसने मान लो 10 साल की सर्विस उसने कंप्लीट की है तो आपको 10 गुना में ये कितना 1,500 दिन का उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। और ये 15 दिन अगर 50 दिन 50% वेजेस देना पड़ेगा, ये अगर उसने 1 साल से ज़्यादा की सर्विस की हुई है। ठीक है, तो क्लोजर में भी सेम एज रिट्रेंचमेंट, ये देख लेंगे ना। ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर का मैं बता चुका हूँ, 300 वर्कर वाला ये लिखा हुआ है। ठीक है, और सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर की जो रिकमेंडेशन है उसमें तो ये सब है कि ये आप पढ़ लेना, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। 40 से प्लस सेंट्रल लॉ को 4 कोड में बदलना है, ये हम अचीव कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों वेजेस वाला। तो वेजेस वाला दोस्तों, वेजेस से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब 50 के आसपास हमारे पेज हो गए, 30 और बचे हैं, तो एक लेक्चर में और हम खत्म कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसका लास्ट लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर। ठीक है, ये 50 मिनट्स का लेक्चर हो गया, तो इसको यहीं बंद करते हैं। और नेक्स्ट में हमारा थ्योरी वाला सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। थ्योरी से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इससे आप निकाल लोगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।